सिद्धार्थ, आप क्योंकि बिजनेस टुडे से जुड़े हुए हैं, कारोबार जगत को बहुत करीबी से देखते हैं, अगर हम उनके वर्चस्व की बात करें हमारे कारोबार जगत में, एक उनकी पर्सनालिटी की बात करें और उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो कितनी बड़ी क्षति आप इसे मानते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं राकेश जी के परिवार को, उनकी धर्मपत्नी रेखा जी को, उनके निकट संबंधी अमिताभ झुनझुनवाला और ऐसे अनगिनत परिवार और लाखों में जो उनके कदरदान थे निवेश के जगत में, स्टॉक मार्केट्स के जगत में, उनको कंडोलेंस देना चाहूंगा, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं राकेश जी के लिए। मैंने उनको कई वर्षों से अपने काम के कारण जाना, और मैं आपसे जो ये कहना चाहूंगा कि राकेश झुनझुनवाला बिग बुल क्यों कहलाए जाते थे, इसके पीछे एक दास्तान है। क्योंकि मार्केट्स में, निवेश के जगत में बुल यानी जो हर हमेशा एक एग्रेसिव, पॉजिटिव और रिस्क लेने वाला व्यक्ति है, और बेयर उनको कहा जाता है जो डरे रहते हैं या जो मंदी एक्सपेक्ट करते हैं। तो बिग बुल इसलिए उनको कहा जाता था क्योंकि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के नाते वो सबसे बड़े थे, और उनकी यात्रा, निवेश की यात्रा, उनके पिताजी इनकम टैक्स के एक बड़े अफसर थे। मुंबई में इनकी पढ़ाई पालन पोषण हुआ और इन्होंने पढ़ाई भी अच्छी की, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बने, पर ये नौकरी नहीं करना चाहते थे। और महज 5,000 रुपए से, उस जमाने में काफी बड़ा अमाउंट था, लगभग 37-38 वर्ष पहले इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। और अभी उनके जो सारे जहां जिन जिन कंपनीज में उनकी हिस्सेदारी है मार्केट के द्वारा, वो लगभग 46,000 करोड़ से ज्यादा है। और अगर इन 4 दशकों की उनकी यात्रा देखें तो मैं ये मानता हूं कि अपने देश भारत की भी जिस प्रकार से अर्थनीति की एवोल्यूशन हुई है, और जैसे हमारा देश बड़ा है आर्थिक दृष्टि से, वैसा ही राकेश झुनझुनवाला जी का भी अपना कारोबार बढ़ा। और वो दर्शाते थे कि अगर आप करना चाहें, आपके मन में एक एंटरप्रेन्योर बनने की लालसा है और आप एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति नहीं बनना चाहते हैं, तो भारत में अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और इसी अपॉर्चुनिटी के चलते आज लाखों उनके कदरदान थे। एक छोटी सी बात कह के मैं आपके पास वापस बात को लौटाऊंगा। कुछ वर्ष पहले एक कार्यक्रम हमने मुंबई में किया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिटोरियम में, और कार्यक्रम बड़ा सिंपल था कि राकेश झुनझुनवाला जी को आके आप अपने सवाल पूछिए कि कैसे बचत करें, कैसे अपनी आमदनी की सुरक्षा करें और उसको कैसे बढ़ा सकें, कि वो सेव, इन्वेस्ट, प्रॉस्पर जिसे कहा जाता है। और मुझे याद है उस सभागार में 500 का इंतजाम था, ज्यादा लोग बाहर भी थे, और वहां पे लोग ऑटोग्राफ लेते हैं। और एक गृहिणी थी जिन्होंने उनसे कहा कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, ग्रेजुएशन पढ़ी है, शायद कॉमर्स की पढ़ाई की थी उस लड़के ने, मुझे नाम उनका तब पता नहीं चल पाया था, और उन्होंने कहा कि वो नौकरी नहीं करना चाहता है, आपके जैसा बनना चाहता है, आशीर्वाद दीजिए। तो ये उनकी एक पब्लिक पर्सनैलिटी और एक ऑरा था, उनकी ऐसी छवि थी। और क्योंकि वो कुछ हद तक बहुत साफ साफ और कई बार खरी खरी बोलते थे, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी बिजनेस जगत के बाकी लोगों के जो सूट बूट टाई पहन के होते हैं उनके कंपैरिजन में बड़े अलग प्रकार की पहचान थी। जी सिद्धार्थ, आपने बहुत अच्छे से हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में समझाया, लेकिन जैसे कि हम ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका जाना कितनी बड़ी क्षति भारत में, अगर निवेश जगत, कारोबार जगत की बात की जाए, जैसे कहते हैं कि हैव बिग शूज टू फिल, क्या आपको लगता है कि कोई है उनके जैसा, और या फिर वो अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व थे कारोबार जगत में, एक ऐसा नाम थे कि कोई उनके जैसा दूसरा नहीं हो पाएगा? देखिए, हर बड़ा किरदार यूनिक होता है, और मैं मानता हूं कि कोई उस किरदार को फिर से निभा नहीं सकता है। लोग अलग अलग प्रकार से 70, 80, 90% तक जाते हैं, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी की जो अपनी परिस्थितियां थी, उनकी जीवन की कहानी थी, जो उन्होंने निर्णय लिए, फैसले लिए, उनके कारण वो 62 की उम्र आज के हिसाब से तो एक प्रकार से छोटी उम्र में ही उनका चल बसना हुआ। आपने जो विषय उठाया, मैं इसको एक अलग प्रकार से इसका उत्तर देना चाहूंगा
देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि निवेश में और बाजार में, स्टॉक मार्केट में दो टाइप के प्लेयर होते हैं। एक होते हैं व्यक्तिगत लोग। आज जिस व्यक्ति ने 100 शेयर भी खरीदे हों, 10,000 रुपए भी बाजार में निवेश किया हो, और राकेश झुनझुनवाला जी जैसे 40,000 करोड़ के जो मालिक थे, उनमें फर्क इतना ही है कि वो बहुत बड़े थे और जिस व्यक्ति ने अभी शुरुआत की वो छोटे हैं। एक प्रकार से सब लोग राकेश झुनझुनवाला ही हैं, उनके साइज और स्केल में फर्क है। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल यानी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, LIC मान लीजिए, भारतीय शेयर बाजार में LIC सबसे बड़ा निवेशक है, जो इंडियन कंपनी है, विदेशी लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए राकेश झुनझुनवाला जी की जो हस्ती थी, क्योंकि वो एक व्यक्ति थे और जिसे रैग्स टू रिचेस स्टोरी कहा जाता है, शायद उनकी रैग्स टू रिचेस स्टोरी नहीं थी। एक प्रकार से मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग से वो आगे बढ़ पाए थे। ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से अच्छा उन्होंने कमाया है पैसा निवेश करके। और एक चीज जो बार बार राकेश जी कहते थे लोगों को कि लालच नहीं करना चाहिए, ये चीज बार बार मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर से भी सुनी है और उनके बाकी कार्यक्रमों में भी सुनी है कि लालच मत करिए, 20% भी अगर आपको मिले उसमें खुश रहना चाहिए। यानी आपने वो पिक्चरें देखी होंगी कि रात में 2 रात में डबल का ट्रिपल हो जाएगा माल का, पैसे का। ऐसा राकेश झुनझुनवाला बिल्कुल नहीं कहते थे। और वो एक चीज और कहते थे कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और लंबे समय के लिए आप निवेश नहीं कर सकते हैं, यानी लंबे रेस के आप घोड़े नहीं है, तो शेयर बाजार आपके लिए नहीं है। कहीं और पैसा लगा लीजिए, फिक्स डिपॉजिट में लगाइए। और एक चीज से उनको बड़ी नाराजगी होती थी जब कोई कहता था कि ये गैम्बलिंग है, सटोरेबाजी है। ऐसा कई लोग ऐसा मानते भी हैं। और कुछ जो स्कैंडल्स हुए स्टॉक मार्केट में, उसके कारण मार्केट की छवि को भी नुकसान पहुंचा। तो वो इस बात से बार बार लोगों को समझाते थे कि ऐसा नहीं है, ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है और आपकी तकदीर भी है। और तकदीर और लक्ष्मी का वरदान जो राकेश झुनझुनवाला पे था, शायद हर किसी के पास नहीं होगा, बट मैं जरूर मानता हूं कि लक्ष्मी माता का जिन पे आशीर्वाद होगा और जो इन क्वालिटीज से काम करेंगे आने वाले दिनों में, कई राकेश झुनझुनवाला, भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे कई राकेश झुनझुनवाला आएंगे। एक आखिरी बात मेरी तरफ से, 1947 में, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के। अंग्रेजों ने इस देश को जो सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, और 1700 ईस्वी में भारत दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यूरोपियन यूनियन के बराबर उसका वर्ल्ड ट्रेड में शेयर था, करीब 23% का। उस अर्थव्यवस्था को 1947 में अंग्रेजों ने बिल्कुल चूस के खाली कर दिया था और देश का भी विभाजन किया। और उस समय पे 1947 के अगर आंकड़े देखा जाए तो अपना देश मास पॉवर्टी का, यानी गरीब देश था, पिछड़ा देश था और बिल्कुल एक प्रकार से घुटने पे टिकाया हुआ देश था। हमारी आजादी के लिए बहुत खून बहाना पड़ा हमें। आज अगले 25 वर्ष तक, यानी 2047 तक की अगर हम कहें, तो मास पॉवर्टी से मास प्रॉस्पेरिटी, आज हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारा देश वहां पे जाएगा। अगले 25 वर्षों में सबको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए राकेश झुनझुनवाला की कहानी, और आज आप देख रहे हैं उनकी मृत्यु पे कितना एक सैलाब, जन सैलाब भावनाओं का निकल रहा है। शायद ये उससे जुड़ी हुई एक विशेष और खास बात है।